आप देखिए कि बंगाल में वो काम हो गया जो मुख्यमंत्री रहते ममता बनर्जी कभी नहीं कर पाई। बीजेपी तो कह रही कि होने दिया, नहीं दिया। अमित शाह ममता बनर्जी को कहते रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते ममता बनर्जी ने बॉर्डर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी। केंद्र सरकार 12 साल कहती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी ने घुसपैठ रोकने के लिए दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अब यही काम आज बंगाल में बहुत तेजी से हो रहा है। सोचिए कि अब स्थिति ऐसी बदली है कि देश की सुरक्षा के लिए फोन पर काम हो जा रहा है। लेटर बाद में जाता है, परमिशन पहले मिल जाती है। ममता बनर्जी के राज में जहां नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, वो कानून अब लागू हो रहे हैं। ममता को डर था कि नए आपराधिक कानून लागू होंगे तो उनका सिंडिकेट, कट मनी, टोल टैक्स और डर का राज पूरी तरह खत्म ना हो जाए, यह आरोप लगता है। अब मोदी शाह ने बंगाल में इस नेक्सस की कमर तोड़ देने की कैसे तैयारी और एक्शन शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल सरकार का अटल फैसला है, डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट। बंगाल पहुंचते ही अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का जायजा लिया, बल्कि गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ भी बैठक की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। यानी बदलाव का असर देखिए। जो काम ममता बनर्जी 15 साल में नहीं कर पाई, वो काम 45 दिन में शुरू हो गया। नई सरकार बनने के बाद 11 मई को पहली ही कैबिनेट बैठक में बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगने वाली सीमा करीब 2216 किलोमीटर है। बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अभी तक 456 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी थी। केंद्र सरकार कई बार बोल चुकी थी, ममता सरकार ने सिर्फ 78 किलोमीटर सीमा की फेंसिंग के लिए जमीन सौंपी। मतलब 378 किलोमीटर सीमा की फेंसिंग के लिए ममता सरकार ने केंद्रीय बलों को जमीन तक नहीं दी। और ऐसा तब है जब केंद्र सरकार ने जमीन के लिए बंगाल सरकार को भुगतान भी कर दिया था। इस मामले में अप्रैल में कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई गई। कोर्ट के सामने बताया गया कि 127 किलोमीटर जमीन के लिए केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार को मुआवजा भी दिया, लेकिन बंगाल सरकार ने इसके बदले सिर्फ 8 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दी। ऐसे में सवाल है कि ममता सरकार उस इलाके की फेंसिंग आखिर क्यों नहीं कराना चाहती थी, जिस रास्ते से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती थी। देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील फ्रंट है ये। घुसपैठ, तस्करी, नशीले पदार्थ, नकली करेंसी और सीमा पार अपराध इस बॉर्डर पर सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ 2022 से 2024 के बीच ही 7218 घुसपैठिए बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़े गए। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में 2160 घुसपैठिए पकड़े गए, 2015 में 2809, 2016 में 1601, 2017 में 907, 2018 में 884, 2019 में 1109, 2020 में 955, 2021 में 1208, 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 2076 तक हो गया, 2023 में 2617
और 2024 में 2525 घुसपैठिए पकड़े गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीमा पार घुसपैठ चोरी छिपे होती है, इसीलिए कुल कितने लोग भारत में दाखिल हुए इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बंगाल की बढ़ती डेमोग्राफी, जो बंगाल के लोगों के हक पर भी डाका मार रही है। अमित शाह ने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा रही, जबकि बॉर्डर वाले इलाकों में ये 70% तक पहुंच गई। कि जब मैं सीएए का कानून लेकर आया, ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। कैसे करोगे, हम नहीं मानेंगे। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीएए को फाइनल करने के। अमित शाह ने बताया कि वो कई बार ममता बनर्जी के सामने हाथ पैर जोड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने बॉर्डर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दी ही नहीं। केंद्र सरकार 12 साल कहती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी ने घुसपैठ रोकने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। हालांकि यही काम आज बंगाल में बहुत तेजी से हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर 1129 एकड़ जमीन बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए अलॉट कर दी गई ऑलरेडी। अमित शाह ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार में देश की सुरक्षा के लिए फोन पर काम हो जा रहा है। लेटर बाद में आता है, परमिशन पहले मिलता है। सुनिए अमित शाह को। हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। अमित शाह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो काम होना है, उसमें बंगाल में सरकार बदलते ही कितनी तेजी आ। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी आज देश की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के हक का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। 1951 में जहां मुस्लिम आबादी करीब 20% थी, 2011 की जनगणना में यह 27% तक पहुंच गई और बॉर्डर के जिलों में यह डेमोग्राफी तेजी से बदली। मुर्शिदाबाद में 66.27%, मालदा में 51.27%, उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, दक्षिण 24 परगना में 35.57%, बीरभूम में 37.06% और कूच बिहार में 25.54%। कई बॉर्डर के इलाकों में मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर और कुछ जगहों पर तो 70% के करीब पहुंचने के दावे अमित शाह पहले भी कर चुके हैं। अमित शाह ने बार बार कहा कि आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज है, बंगाल के लोगों के हक पर डाका है, संस्कृति पर दबाव और सुरक्षा का खतरा है। अमित शाह का बंगाल दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा नहीं, डेमोग्राफी को सही दिशा में लाने का ऐलान भी है। जितने भी शरणार्थी है वो सारे यहां पर सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए, क्योंकि हमारी बंगाल सरकार का अटल फैसला है, डिटेक्ट,
डिलीट और डिपोर्ट, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ममता बनर्जी पर हमलावर रहे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी की सरकार में ममता ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया। ममता को डर था कि नए आपराधिक कानून लागू होंगे तो उनका सिंडिकेट, कट मनी, टोल टैक्स और डर का राज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने सचमुच इस नेक्सस की कमर तोड़कर रख दी है। ममता पर बरसते हुए गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि वो इनविटेशन भेजने के बावजूद भी एसएसबी के कार्यक्रमों में नहीं आती थी। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है, मगर फिर भी वो सेना के कार्यक्रम में भाग नहीं लेती थी। मित्रों, अभी अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। अमित शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही पहली फाइल इन्हीं 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए साइन की और भय की जगह भरोसे की सरकार की शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने इसे पीड़ित केंद्रित और त्वरित न्याय देने वाला बताया। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि नए आपराधिक कानून क्या हैं। 0 एफआईआर और EFIR कहीं भी दर्ज। इसका मतलब है कि पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। फॉरेंसिक जांच अनिवार्य। जिन अपराधों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां फॉरेंसिक टीम का घटना स्थल पर जाना और सबूत जुटाना अब अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत मान्य। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे मोबाइल वीडियो, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग को अब प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पूरी कानूनी मान्यता दी गई है। पीड़ित केंद्रित न्याय। पुराने कानूनों में ध्यान सजा पर था, लेकिन नए कानूनों में पीड़ित के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और मेडिकल रिपोर्ट सीधे पीड़ित को डिजिटल रूप से देने जैसे प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है। 3 T's मतलब टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन। अदालतों, पुलिस और जिलों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना, तलाशी, जब्ती की वीडियोग्राफी और हर प्रक्रिया के लिए दिन तय करना इस कानून के 3 मुख्य स्तंभ हैं। सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में अमित शाह ने 5 पिलर्स ट्रांसफॉर्म जस्टिस सिस्टम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुराने ब्रिटिश कानूनों की जगह अब भारतीय कानून आ गए हैं। पहले बंगाल में बम, एसिड अटैक, आरजी कर, संदेश खाली जैसी घटनाओं में कार्रवाई नहीं होती थी। अब कानून का राज कायम हो रहा है। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा। बंगाल में अमित शाह का ये दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर के घुसपैठ, डेमोग्राफी और कानून व्यवस्था तक एक साथ कई मोर्चों पर सख्त संदेश दिया गया। एक तरफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश तेज हुई, तो दूसरी तरफ
नए आपराधिक कानूनों के जरिए कानून का राज स्थापित करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन बंगाल की सबसे बड़ी चुनौती अब भी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी है। और अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार की नीति सिर्फ पहचान तक नहीं, बल्कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की होगी। यानी बंगाल में अब लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं, सुरक्षा, सीमा और डेमोग्राफी की भी है। पाठशाला में अब अगला अध्याय। इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भाई सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह क्या हो रहा है, क्या पीओके, क्या बलूचिस्तान और क्या खैबर पख्तूनख्वा। हर जगह पर मामला आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आई डॉक्यूमेंट्री ने मुनीर और शहबाज की अलग छीछालेदर करवा दी। अब चूंकि पैनिक मोड में है पाकिस्तान, तो वो वही कर सकता है जो वो कर रहा है, जो उसका इतिहास है। मुनीर एंड कंपनी भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रही है। पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर रहा है जैसे भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग करने वाला, बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। हालांकि इधर पीएम मोदी भी इंतजार में है कि आओ ना, करो तुम गलती, उसके बाद बहुत तगड़ा फोड़ेंगे। पाकिस्तान क्या मंसूबे बना रहा है और इधर पीएम मोदी के नए भारत का कैसे नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है, देखिए। I say to the whole world, India will identify ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पाकिस्तानियों की हलक सूख जाती है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पसीने आने लगते हैं और पाकिस्तान की कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ तो थर थर कांपने लगते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान बेचैन हैं और इस बेचैनी की वजह है ये दो तस्वीरें। ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डिस्क्वालिफाइड ऑपरेशन सिंदूर नाम की डॉक्यूमेंट्री और अमेरिकी राजदूत का कश्मीर दौरा। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब भी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द रह रह कर सालता है। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री क्या बनी, पाकिस्तानी बेचैन हो गए। सच जैसे ही सामने आया, पाकिस्तानी फौज बिलबिला उठी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर से आई इस तस्वीर ने तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद तक उड़ा दी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर की सैर की। उन्होंने भारत के कश्मीर को देखा, जाना, समझा और फिर ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। सर्जियो गोर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फेल करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा कह गए। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. दरअसल मुनीर और शहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुनीर और शहबाज सोच रहे थे कि ट्रंप को खुश कर देंगे तो भारत जब पाकिस्तान को फिर पीटेगा तो ट्रंप बचाने आ जाएंगे, या फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पुराना एजेंडा चलाने के लिए ट्रंप कुछ खाद पानी दे देंगे। लेकिन अमेरिका ने तो कश्मीर पर कुछ ऐसा कह दिया कि शहबाज मुनीर को झटका लगा, जोर का झटका, और पाकिस्तान में आग लग गई। और यहीं से फिर तेज होता है पाकिस्तान का युद्ध की तैयारी वाला प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जब जब वो फंसता है भारत के खिलाफ साजिश रचता है। भारत हमारा दुश्मन है, इस नैरेटिव को बढ़ाना शुरू कर देता है और इस बार भी यही हो रहा है। अब मुनीर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है। शहबाज और जरदारी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुर्की और चीन से हथियारों का जखीरा मंगाया गया है। आनन फानन में नोटैम भी जारी कर दिया गया है। चीन से मिली तोपों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। गुजरात बॉर्डर के पास ड्रोन और सेना तैनात कर दी गई है। भारत को भड़काने वाले सारे काम पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की नई साजिश पर हुए खुलासे की, जिसे भारत की पैनी निगरानी ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में पिछले दिनों करीब 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर उतरे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, चीन के प्लेन, मिलिट्री प्लेन, तुर्की के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं।
इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान भरना और पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहना, यह सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आ रहा है। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं दिखी है बॉस। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और यह किसी से छुपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ वक्त में तुर्की और चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है बॉस, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर ही रहा था, पर्दे के पीछे से मदद कर ही रहा था, और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में तेजी आ गई, यानी अब सामने से मदद करने की बात है। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अफसर तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही रही। इन विमानों से तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन की बड़ी खेप पहुंचाई। ड्रोन की सप्लाई रात के अंधेरे में की गई ताकि सैटेलाइट ट्रैकिंग से गतिविधियों को छिपाया जा सके। तुर्की से पहुंची ड्रोन की खेप को बहावलपुर और रावलपिंडी के मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटीज में रखा गया है। इनमें AI गाइडेड केमान के क्रूज मिसाइल, बायरक्तार TB2 और अकेंसी ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी मदद की है। बायरक्तार TB2 निगरानी और हमला दोनों में इस्तेमाल होता है। करीब 24 घंटे उड़ान भर सकता है। करीब 150 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज और लेजर गाइडेड हथियार ले जा सकता है। अकेंसी ड्रोन TB2 से बड़ा और ज्यादा ताकतवर है। करीब 1.3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 24 घंटे से ज्यादा उड़ान की क्षमता है और भारी हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जबकि केमान की क्रूज मिसाइल, जिसमें AI से टारगेट पहचानने की क्षमता है, यह मिसाइल ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है। केमान के 1 की रेंज करीब 200 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल जमीन और समंदर के टारगेट पर हमला कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान 19 और 20 अगस्त के लिए नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर चुका था। यह नोटैम पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब 750 किलोमीटर के दायरे के लिए जारी हुआ है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नोटैम जारी करने की वजह नहीं बताई थी, लेकिन अटकलें तेज थी कि इस दौरान वो ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुकी फतह मिसाइल के एडवांस वर्जन का टेस्ट करने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नोटैम की आड़ में पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा मंगाया और पाकिस्तान की पब्लिक की आंखों में युद्ध की तैयारी वाली धूल झोंकने के लिए भी खूब पैंतरेबाजी की। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से मिली हुई 250 से ज्यादा तोपें भी भारत के बॉर्डर के पास चुपचाप तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर चीन से खरीदी हुई SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड तोप तैनात की। पाकिस्तान ने 10, 20 या 50 नहीं, पूरी 250 तोप बॉर्डर पर तक पहुंचा दी। तोपों की इतनी बड़ी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर के किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि पूरी भारत पाकिस्तान सीमा पर इन तोपों की तैनाती। लेकिन युद्ध की तैयारियों के बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करने की गलती कर दी। लेकिन यह मोदी का नया भारत है, चुप नहीं रहता, तुरंत जवाब देता है। कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया, तो भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलवा दिया।
और तो और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुआ जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय तो याद ही होगा आपको, जिसे अब दोबारा तैयार कर लिया गया है। ये मरकज सुभान अल्लाह के नाम से मशहूर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में टूटे गुंबदों की मरम्मत, नई प्लास्टरिंग, पेंट और मार्बल का काम दिखाई दे रहा है। हमले के दौरान मुख्य हॉल में हुए नुकसान को निर्माण सामग्री से भरकर इमारत को नया रूप दिया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसके रिकंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान के सरकारी तंत्र का संरक्षण मिला और करीब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की रकम किस्तों में मुहैया कराई गई। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए मुख्य हॉल पर खर्च होने की बात कही जा रही है। परिसर में मदरसा अल साबिर और दूसरे क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दोबारा बनाया गया है। अब इन 3 तस्वीरों से भी खबर को समझिए। पहली तस्वीर जैश के हेडक्वार्टर के बाहर की है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसे तबाह कर दिया था। और तीसरी तस्वीर इस मौजूदा वक्त की है जब एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार की छत्र छाया में आतंक का ये अड्डा एक बार फिर चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तेजी से हुआ निर्माण पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी खोखले दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के जवाब में शुरू किया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने कहा था कि इस हमले के पीछे सीमा पार मौजूद आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगी ढांचे को निशाना बनाना जरूरी था। इसी कार्रवाई में पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद मरकज सुभान अल्लाह को भी निशाना बनाया गया, जिसे भारत ने जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बताया। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। जैश का नेटवर्क लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा। ऐसे में बहावलपुर की कार्रवाई को पहलगाम हमले के बाद आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सीधी कार्रवाई के तौर पर देखा गया। साथियों, स्वदेशी हथियार हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को आपको मिला होगा। केवल भारत को ही नहीं, भारतवासियों को ही नहीं, सारी दुनिया को देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है। अब ये जरा बॉर्डर के पास की तस्वीर भी देखिए। भारत तो हर समय तैयार है, पाकिस्तान बस एक गलती करे और फिर भारतीय सेना उसे फोड़ कर रख देगी, जिसकी झांकी जैसलमेर के पास दिखाई दी। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सेना की कई हेलीकॉप्टरों ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अगले महीने भारतीय और अमेरिकी सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। एक ही समय में राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाइयों पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान भारत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और K9 वज्र ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात करेगा, जबकि अमेरिकी सेना अपनी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स फिर से ला रही है। सूत्र बताते हैं कि AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी इसमें भाग लेने वाले हैं। दोनों चरणों की युद्धाभ्यास के दौरान छोटे ड्रोन का पता लगाना, उनको पहचानना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपाय जैसे जैमिंग और स्पूफिंग और हार्ड किल इंटरसेप्शन को लेकर युद्धाभ्यास होगा। मतलब रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक भारत की सेना हर जगह मुस्तैदी से पाकिस्तान जैसे देश को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो वो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है उसको। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, कितने भी हथियार जुटा ले, भारत भिड़ने पर से भिड़ेगा तो पिटेगा ही पिटेगा। भारत जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, भाई भारत के डिफेंस सिस्टम की तैयारी तो पहले ही दुनिया देख चुकी है, लेकिन आप देखिए कि भारत की तैयारी का लेवल क्या है। पहला उसका जो सुरक्षा का चक्र है सुदर्शन चक्र, दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसकी 400 किलोमीटर तक के खतरों को ट्रैक करने और ध्वस्त करने में माहिर है। मिसाइलें उसमें लगी हैं, ड्रोन फाइटर जेट के खिलाफ लोहा मनवा चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है कुशा,
दूसरी पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 150 किलोमीटर की रेंज में खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, तेज, सटीक और हर मौसम में कारगर। चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका पहला चरण पृथ्वी एयर डिफेंस है जो वायुमंडल के बाहर से आने वाली मिसाइलों को रोकता है। इसका दूसरा चरण है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का। तीसरा चरण है स्वॉर्ड फिश रडार जो दुश्मन की मिसाइल पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा बराक 8 मीडियम से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर तक के खतरों को रोकने में सक्षम है। समुद्री और जमीनी दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च इसका संभव है। यानी भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान से लगी सीमा हो या चीन से, सब पर सरकार और सेना दोनों की पैनी नजर है। तभी तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को बीजिंग जा रहे हैं, जहां वो अपने काउंटर पार्ट यांग यी से मुलाकात करेंगे। डोभाल और यांग यी दोनों ही भारत चीन सीमा वार्ता के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा है। मतलब भारत अपने सभी पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे आदत से मजबूर देश अगर इस बार कहीं कोई जुर्रत करेंगे तो जवाब भी उन्हें उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। इंसानों जैसे रोबोट आज बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इंसान की तरह चलते हैं, दौड़ते हैं, बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी कर लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, यहां तक कि इंसानों के साथ डांस वांस भी कर रहे हैं। मतलब जो इंसान करेगा वो रोबोट करेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। धीरे धीरे मतलब हो रहा है। फैक्ट्री से लेकर अस्पताल तक, घर के काम से लेकर खतरनाक जगहों तक रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है और इस मामले में चीन लगातार दुनिया को हैरान कर रहा है। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस चल रहा है और वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं लड़ते भिड़ते रोबोट दिख रहे हैं, कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रोबोट दिख रहा है। कुछ ऐसे भी रोबोट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसान पर ही हमला कर दे रहे हैं। कुछ रोबोट जमीन पे गिर के ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे उनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। कोई बच्चा को लात मार दे रहा है। तो रोबोट की ये जो दुनिया है वो अभी कैसी दिख रही है और फ्यूचर की दुनिया कैसी हो सकती है, इसकी एक झलक दिखाऊं उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। चीन में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारियों के दौरान इंसानों की तरह दौड़ने वाला रोबोट इतनी तेज दौड़ा कि ब्रेक ही नहीं लगा पाया। भाई देखिए, जाकर धड़ से टकरा गया, सीधे सेफ्टी कुशन से जाके टकराया और रोबोट तेज रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन समय पर रुक नहीं पाया और टक्कर के बाद उसकी कमर के हिस्से में शॉर्ट सर्किट हो गया। उसमें से चिंगारी निकलने लगी। इंसान होता तो स्लिप डिस्क हो जाता, लेकिन वो तो लब्ध भर गिर गया। देखिए कैसे गिरा। दौड़ते रोबोट के फेलियर का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया जिसकी रफ्तार ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक, सुपरमैन नाम के इस रोबोट ने उसैन बोल्ट की स्प्रिंट स्पीड का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लेकिन टेस्टिंग के दौरान रोबोट इतनी तेज दौड़ा कि समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया और सीधे बिजली के बॉक्स में जाकर टकरा गया। एक और वीडियो देखिए। एक रूटीन डेमो के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट का रिमोट कंट्रोल का कनेक्शन फेल हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर के फड़फड़ाने लगा। ये देखिए, लग रहा है मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसको तो जूता सिंगाइएगा तो भी कुछ नहीं होगा। हालांकि जूता सुंघाना भी नहीं चाहिए, वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद उसके हाथ पैर तेजी से और बेकाबू तरीके से हिलने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर छटपटा रहा, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा। रोबोट को काबू करने के लिए कई इंजीनियर और टेक्नीशियन तुरंत दौड़े, लेकिन उसे रोकने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखते ही देखते रोबोट का यह अजीबोगरीब वीडियो कॉन्फ्रेंस के सबसे वायरल वीडियोज में शामिल हो गया। चीन के शिनजियांग में एक रोबोट लोगों के सामने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और करतब दिखा रहा था। देख रहे हैं, बच्चा को लात मार दिया, बच्चे के पेट में लात मार दिया। लोग हैरान रह गए। अच्छी बात यह रही कि बच्चे को बहुत गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बच्चा भी हड़बड़ा गया कि ये क्या है। उसको थोड़ा ही समझ में आ रहा, बच्चा मार दिया।
रोबोट के कंट्रोल फेलियर का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ट्रेनिंग के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक हमलावर हो गया और सामने मौजूद ट्रेनर पर हमला करने लगा तेजी से। उसके हाथ पैरों की तेज हरकतें देखकर मौजूद ट्रेनर सतर्क हो गए और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की गई। आप देखिए कि कैसे रोबोट के बेकाबू होते ही ट्रेनर्स में अफरा तफरी मच गई। चीन में लग गया रोबोट्स का जमावड़ा। लड़ते भिड़ते दौड़ते खेलते रोबोट हैरान कर देंगे। रोबोट को देखकर आज पहली नजर में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सामने इंसान है या मशीन। 2 पैर 2 हाथ, शरीर का संतुलन, आंखों की जगह सेंसर और दिमाग की जगह एआई। लेकिन इंसान जैसी अक्ल और हरकतें हासिल करने के बावजूद रोबोट्स अभी इंसान की तरह परफेक्ट नहीं हुए हैं। चीन में हो रहे ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स इवेंट से सामने आए वीडियो इसकी गवाही दे रहे हैं। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की ऐसी तस्वीरें आई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। खेल के मैदान में उतरे रोबोट, तोड़ दिया उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看看最先冲线的是 चीन से रोबोटिक्स की दुनिया को हैरान करने वाला दावा सामने आया है। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में एक चीनी रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकंड में पूरी करने का दावा किया है, जो उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड से भी तेज है। रोबोट के इस प्रदर्शन पर पूरी दुनिया हैरान है। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看看最先 बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स ने अपनी अलग अलग खूबियां दिखाकर सबका ध्यान खींचा। लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो सीधे बॉक्सिंग रिंग में उतरकर इंसान को चुनौती दे दी। रिंग के एक तरफ इंसान था और दूसरी तरफ रोबोट। दोनों के बीच मुक्कों की बरसात हुई। रोबोट ने इंसान की तरह अपने हाथों से पंच मारे और सामने लड़ रहे इंसान के वार का जवाब भी दिया। इतना ही नहीं, रोबोट्स फ्री स्टाइल जिम्नास्टिक के लिए वार्म अप भी करते नजर आया। रोबोट्स इंसानों की तरह अपने शरीर को मोड़ते, संतुलन बनाते और कलाबाजी की तैयारी करते भी दिखे। यानी खेल के मैदान में भी अब रोबोट इंसानों की नकल करते नजर आ रहे हैं। इस हैरान कर देने वाले वीडियो को भी देखिए। बैडमिंटन कोर्ट पर एक तरफ 2 इंसान हैं और दूसरी तरफ एक रोबोट। और रोबोट सिर्फ खड़ा होकर शटल नहीं उठा रहा, बल्कि इंसानों की तरह पूरा मैच खेल रहा है। बीजिंग में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 2 इंसानों के साथ डबल्स मैच खेला। रोबोट के हाथ में रैकेट था, वो शटल पर नजर रख रहा था। सर्व को बखूबी समझकर अपनी जगह बदल रहा था और शटल आने से पहले ही अगले शॉट के लिए तैयार भी हो रहा था। आज ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है कि रोबोट्स इंसानों को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन रोबोट्स में आपस में भी कंपटीशन हो रहा है। ये देखिए, रोबोट्स की रेस। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने 100 मीटर की रेस करीब 20 सेकंड के आसपास में पूरी कर ली। लेकिन जैसे जैसे रोबोट की रफ्तार बढ़ती है, उसके लिए खुद को संभालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। ऐसे में रोबोट के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर और एआई की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। और इस रेस के दौरान यही चेक किया गया
कि अब आगे और क्या-क्या अपग्रेड किया जा सकता है। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारी में रोबोट्स का एक और अनोखा नजारा देखने को मिला। एक ह्यूमनॉइड रोबोट 4 पैरों वाले बड़े रोबोट पर सवार होकर झंडा लहराने की प्रैक्टिस करता नजर आया। यानी रोबोट अब सिर्फ इंसानों की तरह चलना, दौड़ना और खेलना ही नहीं सीख रहा, बल्कि ये एक रोबोट दूसरे रोबोट के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। डांस फ्लोर पर भी रोबोट का जलवा। अब आपको रोबोट्स के डांस के भी कुछ गजब वीडियो दिखाते हैं, जहां रोबोट के डांस मूव्स देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। ल्यूमो रोबोटिक्स का ये छोटा रोबोट जिस तरह से स्ट्रीट डांस के तेज तर्रार स्टेप्स करता नजर आ रहा है, वो दिखाता है कि रोबोट अब सिर्फ चलने और काम करने तक सीमित नहीं है। बीट के साथ साथ शरीर को घुमाना, तेजी से कदम पलटना और इंसानों जैसी बॉडी मूवमेंट करना, रोबोट अब ये सब कुछ सीख रहे हैं। और अब जरा ये भी देख लीजिए, डांस फ्लोर पर इंसान और रोबोट की जोड़ी। बीजिंग की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक ह्यूमनॉइड रोबोट इंसान के साथ वॉल्ट्स करता नजर आया। रोबोट सिर्फ अपने कदम नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर कदम से कदम मिला रहा था। रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्रियों में मशीनों का काम नहीं कर रहे, बल्कि इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना रहे हैं। भारी सामान उठाने से लेकर अस्पतालों में मरीजों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना और दिव्यांगों को चलने में सहायता करने तक रोबोट इंसानों की उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जहां कभी किसी दूसरे इंसान की मदद की जरूरत होती थी। अब आप ये वीडियो भी देखिए, जिसमें रोबोट ने इंसान के लिए कुछ ऐसा किया कि आप हैरान रह जाएंगे। सड़क पर एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे वॉकर के सहारे चल रही थी और उसके पीछे पीछे एक डिलीवरी रोबोट भी अपनी रफ्तार धीमी करके चल रहा था। उसने एक बार भी महिला को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। रास्ता काफी संकरा था, इसलिए रोबोट ने महिला से टकराने की बजाय अपनी स्पीड कम कर दी और इंतजार करता रहा। सामान की डिलीवरी थोड़ी देर से जरूर हुई, लेकिन इस छोटे से वाकये ने दिखाया कि रोबोट अब सिर्फ रास्ता पहचानना ही नहीं, बल्कि सामने चल रहे इंसान की रफ्तार समझकर अपनी स्पीड बदलना भी सीख रहे हैं। अब जरा सोचिए, बाजार में खरीदारी करने के बाद सामान के भारी बैग उठाने की जरूरत ही ना पड़े और एक रोबोट आपके बैग उठाकर आपके साथ चलने लगे। चीन से सामने आया एक वीडियो ऐसा ही नजारा पेश कर रहा है, जहां एक रोबोट एक शॉपिंग करने वाले शख्स का सामान उठाने में मदद करता नजर आया। खास बात यह है कि चीन में ऐसे रोबोट अब धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। यानी रोबोट सिर्फ फैक्ट्री या लैब तक सीमित नहीं है, अब रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों का सामान उठाने और उनकी मदद करने के लिए भी रोबोट पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, रोबोट बीमार या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे बीमार लोग जिनके लिए अपने हाथ से खाना खाना मुश्किल होता है, उनका हर निवाला किसी दूसरे की मदद पर निर्भर होता है, लेकिन अब रोबोटिक्स इस काम को भी आसान बना रहा है। बाजार में ओबी नाम का एक रोबोटिक फीडिंग डिवाइस है, जो ऐसे लोगों को खुद खाना खाने में मदद करता है जिनके हाथों की ताकत या मूवमेंट कम हो गई है। यूजर खुद तय कर सकता है कि क्या खाना है और किस रफ्तार से खाना है, और रोबोट खाना उसके मुंह तक पहुंचा देता है। अब किसी इंसान के दोनों पैर काम करना बंद कर दें और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से वो दोबारा चलने लगे, तो ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं लगेगा।
चीन से सामने आया एक वीडियो दिखाता है कि एक एक्सोस्केलेटन रोबोट पैरों की ताकत खो चुकी महिला को फिर से चलने में मदद कर रहा है। ये रोबोट शरीर के बाहर पहनने वाला एक तरह का रोबोटिक सपोर्ट सिस्टम है जो पैरों की मूवमेंट में मदद करता है और चलने के लिए जरूरी सहारा देता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर सेकंड दर्जनों पैकेट इधर उधर जा रहे हों और हर पैकेट को सही जगह पहुंचाना हो। बीजिंग की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक लॉजिस्टिक रोबोट ने ऐसा ही काम करके दिखाया। रोबोट चलती हुई कन्वेयर बेल्ट से पैकेट उठाता है, उसे सही दिशा में पलटता है और फिर तय जगह पर रख देता है। खास बात यह है कि ये पूरा काम तेजी से और लगातार एक जैसी सटीकता के साथ हो रहा है। यानी जिस काम में इंसानों को बार बार पैकेट उठाने और छांटने पड़ते हैं, वहां अब रोबोट गोदाम और डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा तेज और व्यवस्थित बनाने में मदद कर रहे हैं। चीन में रोबोट कानून व्यवस्था लागू करने में भी मदद कर रहा है। ये वीडियो देखिए, इलीगल पार्किंग में स्कूटर पार्क कर रहे लोगों को रोबोट कैसे हटने के लिए कह रहा है। रोबोट के डर से लोगों में खौफ भी है। अब ये वीडियो भी देखिए, कैसे पेडेस्ट्रियन यानी कि सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर कोई साइकिल चला रहा है तो कोई स्कूटर, लेकिन रोबोट ऐसे लोगों को न सिर्फ रोक रहा है बल्कि उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए भी कह रहा है। यानी रोबोट की ये पूरी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के हैरान करने वाले कारनामों की कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है जहां मशीनें हमारे साथ चलेंगी, हमारे साथ काम करेंगी और शायद हमारी कमजोरियों को भी समझ लेंगी। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ रोबोट को ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्मार्ट बनना ही काफी नहीं होगा। असली चुनौती उसे जिम्मेदार, सुरक्षित और इंसानों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाला बनना है, क्योंकि आने वाला वक्त इंसान बनाम रोबोट का नहीं, इंसान और रोबोट के साथ मिलकर आगे बढ़ने का वक्त हो सकता है। महाराष्ट्र में इन दिनों खाने पीने की चीजों में मिलावट और लापरवाही के खिलाफ एफडीए का एक्शन लगातार सुर्खियों में, और इस पूरे एक्शन पर चेहरा बने हुए हैं एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे। मई में जिम्मेदारी संभालने के बाद से मुंडे के नेतृत्व में एफडीए ने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फूड आउटलेट्स, क्विक कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस और दूसरी जगहों पर लगातार जांच और कार्रवाई की। कई जगह लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, नोटिस दिए गए, गड़बड़ी मिलने पर सख्त कदम उठाए गए। मुंडे का साफ कहना है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, और इसी सख्ती को अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी खुला समर्थन मिल गया है। This is by any chance not accepted, and this is dangerous. इसका और जो प्रोडक्ट ब्रांड है, जिसे हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया, उनका रिप्लाई हमको पिछले 90 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में नकली पनीर, नकली खोया, नकली तेल, नकली पान मसाला, नकली दूध और डेयरी उत्पाद के खिलाफ जबरदस्त छापेमारी चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में रेस्तरां, होटल्स, फूड आउटलेट्स, क्विक कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस और दूसरी जगहों पर छापे, जांच और कार्रवाई चल रही है। नकली उत्पाद और मिलावटखोरों के खिलाफ इस महा एक्शन का हीरो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंडे को माना जा रहा है। बेहद सख्त, ईमानदार और तेज गति से कार्रवाई के लिए मशहूर इस अधिकारी को जनता का अफसर तक कहा जाने लगा है। 3 महीनों में महाराष्ट्र ही नहीं, देश के लोगों ने जान लिया कि एफडीए ऐसा सरकारी विभाग है जो मिलावट और असुरक्षित खाना परोसने वालों की नकेल कस सकता है। आईएएस तुकाराम मुंडे ने जब कार्रवाई शुरू की, उसके बाद से फूड इंडस्ट्री में गदर मच चुका है। बड़े बड़े होटल से स्ट्रीट वेंडर्स तक साफ सफाई के लिए चौकन्ने हो गए। चिकन लॉलीपॉप और मंचूरियन के कलर बदल गए। स्कूलों के कैंटीन के मेन्यू से जंक फूड गायब हो गया। ठेले वाले भी
अखबारों में लपेटकर बड़ा पाव देने से बचने लगे हैं। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में इंस्पेक्शन के तुरंत बाद कम से कम 10 होटल्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। यहां तक कि पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन को लेकर एफडीए ने बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सितारों शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। खबरों का यहां तक दावा है कि महाराष्ट्र में एफडीए और एफडीए के कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंढे की सख्त कार्रवाई को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का भी खुला समर्थन मिल रहा है। नकली उत्पाद और मिलावटखोरों के खिलाफ इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई शायद देश ने हाल के दिनों में नहीं देखी थी। महाराष्ट्र में एफडीए के कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंढे जिस बेखौफ और बेधड़क अंदाज में छापेमारी कर रहे हैं, उसने महाराष्ट्र में अच्छे से अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कोई भी सियासी रसूख, सत्ता पर पकड़, सिफारिश और राजनीतिक दबाव या दबदबा महाराष्ट्र में एफडीए के कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंढे को कार्रवाई करने से रोक नहीं पाया है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि महाराष्ट्र में मिलावटखोरों पर एफडीए का एक्शन कितना सटीक साबित हुआ है। डेयरी उत्पाद जैसे नकली दूध, पनीर, मावा और दही को लेकर छापे, खुले और दूषित खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों के खिलाफ छापे, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर छापे, फास्ट फूड, जंक फूड और बेकरी उत्पाद पर छापे, क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी वेयरहाउस पर छापे, रेस्तरां, क्लब और सरकारी कैंटीन पर छापे। 2-2.5 महीने में इतनी सारी रेड आपने करवा दी? नहीं, ज़्यादा नहीं हुई। 1300 के आसपास लगभग हमने इंस्पेक्शन किए हैं और 1300 इंस्पेक्शन अक्रॉस महाराष्ट्र हुए हैं। 25 मई 2026 को आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे द्वारा एफडीए का कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद से पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरों और अनाधिकृत खाद्य प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। महाराष्ट्र में 3100 से ज्यादा निरीक्षण किए गए। इनमें से 1100 से अधिक संदिग्ध ठिकानों पर सीधे छापेमारी की गई है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन करने पर 165 से अधिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित या रद्द किए गए हैं। नियमों में कमियां पाए जाने पर 750 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों को सख्त सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। लगभग 55.72 करोड़ मूल्य के असुरक्षित, दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त और नष्ट किए गए हैं। इसमें 28.66 लाख किलोग्राम से अधिक असुरक्षित खाद्य सामग्री और 1 लाख लीटर से अधिक मिलावटी या सुरक्षित दूध जब्ती में शामिल है। अभियान के शुरुआती दौर में ही 34.66 करोड़ से अधिक मूल्य का अवैध और प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में अवैध खाद्य व्यापार और प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री पर 235 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई और 359 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक हैं, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के तौर पर तुकाराम मुंढे को जो सम्मान मिल रहा है वो शायद ही किसी अधिकारी को मिला हो। मिलावट और गंदे रेस्तरां, होटल और वेयर हाउस के खिलाफ कार्रवाई ने उन्हें मिडिल क्लास का लाडला बना दिया है। एफडीए की कार्रवाइयों के कारण स्ट्रीट कॉर्नर से 5 स्टार होटल तक साफ सफाई बढ़ी है। तुकाराम मुंढे ने ऐसी ऐसी जगहों पर छापे मारे हैं जिन पर हाथ डालने से पहले कोई भी अधिकारी 100 बार सोचता है। जरा देखिए।
महाराष्ट्र एफडीए और उसके कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख ब्रांड्स, क्लब्स, संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स पर भी जमकर छापे मारे हैं और सख्त एक्शन लिया है। मुंबई के कोलाबा में मैकडॉनल्ड्स पर छापे पड़े हैं। 19 अगस्त को पुनः परीक्षण के दौरान 20 में से 18 खामियां बनी रहने, बिना कैलिब्रेशन वाले फ्रिज, जिंदा कॉकरोच और गैर डेयरी उत्पाद पर अनलॉक पनीर का इस्तेमाल पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है। मुंबई के मलाड में नोवारा रेस्तरां में 14 गंभीर कमियों और अस्वच्छ बर्तनों के कारण लाइसेंस निलंबित किया गया है। मुंबई की पारसी डेयरी फार्म पर भी जमकर छापे पड़े हैं। स्वच्छता संबंधी गंभीर लापरवाही और कच्चे माल के अनुचित रख रखाव पर कार्रवाई हुई है। प्रतिष्ठित क्लब्स और संस्थान पर छापे पड़े हैं, जरा उनका भी हाल जान लीजिए। मुंबई के कोलाबा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब पर छापा पड़ा है। रसोई में 47% गैर अनुपालन, जिंदा मक्खियों, कॉकरोच और खाने के पास डिटर्जेंट रखे होने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है। यहाँ पर छापे के दौरान मिली लापरवाही और कमियों के चलते रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है। मेस में बिना वैध फूड लाइसेंस और अस्वच्छता मिलने पर निरीक्षण और कार्रवाई की गई। हैरानी की बात तो ये रही कि एफडीए की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट और बीएमसी मुख्यालय की कैंटीन में भी जा पहुंची है। बिना लाइसेंस चल रही कैंटीनों को तुरंत बंद करवाया गया और अस्वच्छता पर बीएमसी की कैंटीन को सील कर दिया गया। अदालती आदेश के बाद सरकारी और न्यायिक परिसरों की कैंटीन का निरीक्षण कर कमियों पर नोटिस दिए गए हैं। अमेज़न, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी कई नामचीन कंपनियों से जुड़े गोदामों पर सख्त एक्शन हुआ है। एफडीए ने 86 से अधिक क्विक कॉमर्स गोदामों और डार्क स्टोर्स पर छापेमारी की है। जांच में एक्सपायरी डेट के पास की खाद्य सामग्रियां, कीड़े मकोड़े और अस्वच्छ भंडारण वाली स्थिति पाई गई। इसके बाद 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए और 60 को नोटिस थमाए गए हैं। एमआईजी हो गए, बीसीसीआई हो गए, वहां जाके रेड्स की। मेरे लिए ये सब एफबीओ है, मेरे लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं है। Okay. ब्रांड के नाम, वो कितना बड़ा है, कितने सालों से चल रहा है, नया है या पुराना है, ये नहीं देखा जाता। तुकाराम मुंढे अपनी सख्त कार्यशैली, ईमानदारी और प्रशासनिक कड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रशंसक और महाराष्ट्र की जनता सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में उन्हें अक्सर इन उपनामों और नामों से पुकारती है। तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें उनकी बेदाग छवि, कड़क कार्यशैली, प्रशासनिक अनुशासन और भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत सख्त कदम उठाने के लिए जाना जाता है। 20 साल के करियर में लगभग 22 से 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। तुकाराम मुंढे का करीब 20 वर्षों का प्रशासनिक सेवा करियर तबादलों के लिए सुर्खियों में रहा है। औसतन हर 9 से 10 महीने में उनका ट्रांसफर हुआ है। तुकाराम मुंढे के इतने ज्यादा तबादलों का कारण भी जान लीजिए। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति, राजनीतिक दबाव न मानना, नियम विरुद्ध सिफारिशों को सीधे खारिज करना और अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाना उनके लगातार ट्रांसफर की वजह रही है। मई 2026 में एफडीए कमिश्नर का पद संभालने के बाद से आईएएस तुकाराम मुंढे पूरे महाराष्ट्र में अब तक 1100 से अधिक निरीक्षण और छापेमारी कर चुके हैं। अब तक पूरे महाराष्ट्र में कुल 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडर होकर त्वरित कार्रवाई करने के अंदाज के कारण उन्हें सबसे ज्यादा सिंघम कहा जाता है। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और नियम तोड़ने वाले माफिया पर तुरंत बुलडोजर या कानूनी कार्रवाई चलाने के लिए उन्हें द डिमोलिशिंग मैन नाम दिया गया है। उनके सामने आते ही भ्रष्ट अधिकारियों और नियम तोड़ने वाले व्यापारियों में डर का माहौल बनने की वजह से उन्हें कड़क अफसर या सुपर कॉप की उपमा दी जाती है। व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी स्थापित करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए उनके प्रशंसक उन्हें एंटी करप्शन हीरो के नाम से संबोधित करते हैं। वे जहां भी तैनात होते हैं आम नागरिकों के हितों और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए जनता उन्हें अपना असली प्रतिनिधि मानती है। जनता का अफसर के नाम से तुकाराम मुंढे मशहूर हो चुके हैं। ये ट्रांसफर का इशू कोई डिस्कशन की बात ही नहीं हो सकती। नहीं, I'm just asking, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शंस लेते हैं, ये नहीं आपने जिस तरह कहा कि मैं देखता नहीं कहाँ पे एक्शन हो रहा है। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के हिसाब से करती है। हमारा काम है कि जहाँ हमें पोस्ट दिया जाए वहाँ काम किया जाए, तो उससे साथ हम चल रहे हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने फिल्म स्टार्स को भी नहीं बख्शा है, जो विज्ञापन के नाम
विमल इलायची के भ्रामक विज्ञापन के जरिए गुटखा का ऐड कर रहे थे, उन्हें भी सुपर कॉप तुकाराम मुंढे ने नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र एफडीए ने बॉलीवुड के 3 प्रमुख फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस विमल इलायची का प्रचार करने के लिए जारी किया गया है। एफडीए का आरोप है कि इलायची या माउथ फ्रेशनर के नाम पर असल में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में गुटखा, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला के निर्माण, बिक्री और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी FSSAI के तहत ऐसे विज्ञापनों में शामिल होना जो प्रतिबंधित पदार्थों को बढ़ावा देते हों, गैर कानूनी है। IAS तुकाराम मुंढे ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि अगर 15 दिनों में इन सुपरस्टार्स का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो एफडीए 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना लगाएगी और ब्रांड एंडोर्समेंट पर 3 साल का बैन भी लग सकता है। एफडीए ने सितारों को अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस विज्ञापन को तुरंत हटाने और अनुबंध के दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए हैं।